तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जा दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि भारत के मुसलमानों को लग सकता है मोदी सरकार में एक बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं ने दायर की एक याचिका, क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पर 15 अगस्त से पहले ड्रोन से हमला कर सकता है पाकिस्तान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोलकाता में टीएमसी से बुरी तरह से डरी भाजपा, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार, टीएमसी का जीतना तय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑक्सीजन मामले को लेकर आप विधायकों पर एक्शन लेने पर भड़का हाई कोर्ट, मोदी को लगाई फटकार, कहा अच्छे लोगों को निशाना नहीं बना सकती केंद्र की मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने कानपुर से पहले प्रत्याशी की घोषणा, अखिलेश यादव और योगी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड की सरकार गिराने की भाजपा ने रची साजिश, महाराष्ट्र से भाजपा नेता करोड़ों रुपए लेकर पहुंचा झारखंड और विधायकों के खरीदने की कर दी है कोशिश, हुआ है रिपोर्ट में खुलासा, बढ़ गई हैं मोदी की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 15 अगस्त से पहले भारत पर जम्मू कश्मीर में कर सकता है ड्रोन से पाकिस्तान हमला, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने अब ड्रोन से हमले की तैयारी भारत पर कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ड्रोन से हमला कर सकता है। इसका खुलासा जम्मू कश्मीर में तैनात सेना ने कर दिया है। सेना ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के सावा जिले में रात के अंधेरे में 3 अलग अलग स्थानों पर पाकिस्तान के ड्रोन मंडराते हुए दिखाई दिए हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने मोदी सरकार को दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से सुरक्षा बलों को फायरिंग के आदेश दिए गए थे और भारत के सुरक्षा बलों ने फायरिंग ड्रोन पर की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के ड्रोन गायब हो गए। इसके बाद मोदी ने आदेश जारी किया है कि जम्मू कश्मीर को अलर्ट मोड पर रखा जाए और वहां पर सेना की तैनाती भी भारत सरकार ने बढ़ा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर से भारत पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। एक तरफ चीन तो एक तरफ पाकिस्तान, दोनों देशों से मोदी सरकार को झटके पे झटके लग रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोलकाता में लग सकता है मोदी अमित शाह को बड़ा झटका, राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी नहीं उतारेगी टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक सीट के लिए होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा की है। बीजेपी के उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा के बाद टीएमसी के उम्मीदवार का निर्विरोध जीतना तय हो गया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा इस साल की शुरुआत में टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट के लिए किसी उम्मीदवार को नामित नहीं करेगी। तो किस तरह से टीएमसी के डर से भाजपा अब राज्यसभा में भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और अपने उम्मीदवार को टीएमसी के सामने नहीं उतार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की एक बड़ी याचिका, लग सकता है भारत के मुसलमानों को बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने वाली सच्चार समिति की रिपोर्ट लागू करने के खिलाफ हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें हिंदुओं की तरफ से कहा गया है कि मुसलमानों को विशेष वर्ग नहीं माना जा सकता। सनातन धर्म के अनुयायी कहे जाने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे मुसलमानों की सामाजिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 2005 में अधिसूचना के खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने के बहाने कानून के शासन को किसी भी धर्म या धार्मिक समूह के प्रति झुकाव नहीं रखना चाहिए। हिंदुओं ने इसमें तर्क दिया है कि भारत में हिंदू सबसे ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों को विशेष दर्जा भारत में नहीं दिया जाना चाहिए, हिंदुओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तब तो भारत के मुसलमानों के लिए सरकार कोई कल्याणकारी योजना लागू कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ इस याचिका को स्वीकार कर लिया
दिया और संचार समिति को रद्द कर दिया तो भारत के मुसलमानों को बड़ा झटका भारत में लग सकता है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा ऑक्सीजन मामले में आप विधायकों पर ना ले कोई भी एक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 के रोगियों के लिए नेताओं द्वारा ऑक्सीजन जुटाने के मामले में बृहस्पतिवार को केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नेक लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती जिन्होंने ऐसे समय ऑक्सीजन का प्रबंध किया जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्र की मोदी सरकार यहां पर व्यवस्था करने में विफल रही है। अदालत ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करने वाले आप नेताओं को राहत देते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अच्छे लोगों को केंद्र की मोदी सरकार निशाना नहीं बना सकती। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैली थी, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इसी को लेकर मोदी सरकार ने आप विधायकों पर आरोप लगाया था कि आप विधायकों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद लिए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से अपने लोगों को ये सिलेंडर बांटे थे और फिर लोगों की मौत हुई। भाई आपको बता दें कि इसी को लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि हम अच्छे लोगों को किसी भी कीमत पर एक्शन नहीं ले सकते और ना ही इन पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो किस तरह से मोदी सरकार को ऑक्सीजन मामले को लेकर बड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने पहले प्रत्याशी का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में चुनावी बिगुल बक चुका है, सभी दल अपनी अपनी गोटी बिछाने में लगे हुए हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में पहले प्रत्याशी की घोषणा करते हुए रमेश यादव को विठूर से उम्मीदवार बना दिया है। वीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर की विठूर विधानसभा सीट से की है। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा से गठबंधन ना करते हुए अपने पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। आप देखते हैं कौन कौन सी पार्टियां अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा की खुली पोल, झारखंड सरकार को गिराने की साजिश में महाराष्ट्र से आया एक भाजपा नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में कथित तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि इसकी साजिश महाराष्ट्र ने रची है। साजिश में जिनके नाम सामने आए हैं उनमें से एक मुंबई के भाजपा नेता मोहित भारतीय भी शामिल हैं। फिलहाल राजनीतिक अज्ञातवास झेल रहे मोहित इस घटनाक्रम में सुर्खियों में आ गए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने झारखंड की सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर कांग्रेस सहित अन्य विधायकों को दिए और कहा कि वह भाजपा में आ जाएं और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिरा दे। जिसके बाद भाजपा की पोल खुल गई है। हर राज्य में भाजपा पैसे का लालच देकर लोगों की सरकार गिराने में जुटी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। किसानों ने अपने संसद में एक कृषि कानूनों को रद्द करने का दिया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद में बृहस्पतिवार को 3 कृषि कानूनों में से एक पर चर्चा की और इसे असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मोदी से मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि किसान संसद के 6ठे दिन किसानों ने कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून को निरस्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। कृषि कानून के खिलाफ 40 से ज्यादा यूनियन एसकेएम के नेतृत्व में पिछले 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहा है कि यह कानून असंवैधानिक और किसान संसद के कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 को असंवैधानिक बताया है। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार को इसे तत्काल खारिज कर देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेट्रोल डीजल की वृद्धि के विरोध के लिए साइकिल से संसद पहुंचे कांग्रेस सांसद, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असम से कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा गुरुवार को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल से संसद पहुंचे। 4 महान नगरों समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वोरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार हमें संसद में ईंधन वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए हमें अत्यधिक मूल्य वृद्धि का विरोध करना होगा। असम से कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा गुरुवार को ईंधन
ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल से संसद पहुंचे। 4 महानगरों समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद बोरा ने यह बात कही कि सरकार बिल्कुल बातचीत संसद में जो है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नहीं करना चाहती है, इसलिए हम अपना विरोध प्रदर्शन साइकिल चलाकर कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दानिश सिद्दीकी की मौत को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। तालिबान ने पहले दानिश सिद्दीकी को किया था गिरफ्तार, उसके बाद की थी बेरहमी से हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी केवल एक साधारण गोलीबारी में अफगानिस्तान में नहीं मारे गए थे, बल्कि तालिबान द्वारा उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। इसका खुलासा अब अमेरिका की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया है कि स्थानीय अफगान अधिकारियों का कहना है कि सिद्दीकी अफगान की राष्ट्रीय सेना की टीम के साथ सीपन बोल्डक क्षेत्र की यात्रा में थे, ताकि पाकिस्तान के साथ लगती सीमा को नियंत्रित करने के लिए अफगान बलों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब वे सीमा शुल्क चौकी के 1/3 मील के अंदर पहुंच गए तो तालिबान के हमले से टीम विभाजित हो गई और इस दौरान कमांडर और कुछ लोग सिद्दीकी से अलग हो गए थे। इस हमले के दौरान सिद्दीकी को छर्रे लगे, जिसके बाद वह और उनकी टीम एक स्थानीय मस्जिद में गए, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही ये खबर फैली कि एक पत्रकार मस्जिद में है, तालिबान ने हमला कर दिया, जिसके बाद जो है तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इनकी बेरहमी से पीट कर हत्या तालिबान ने कर दी और फिर गोली भी इनके ऊपर चलाई है। तो ये बड़ा खुलासा दानिश सिद्दीकी की मौत को लेकर हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा तनाव को देखते हुए असम सरकार ने निवासियों को मिजोरम जाने से किया मना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर सोमवार को हुए खूनी संघर्ष और उसके बाद के घटनाक्रम के मद्देनजर असम सरकार ने गुरुवार को अपने नागरिकों से पड़ोसी राज्य मिजोरम की यात्रा नहीं करने को कहा है। गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव MS मठिबन्ना ने यात्रा परामर्श में कहा कि मौजूदा स्थिति गंभीर है, इसलिए असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी सुरक्षा बल असम के लोगों पर हमला कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि असम और मिजोरम में सीमा विवाद को लेकर पिछले दिनों संघर्ष हुआ था, जिसमें 6 असम के पुलिसकर्मी भी मारे गए थे और एक स्थानीय युवक की भी मौत हुई थी और इसको लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज नॉट इटर्नल। आज अगर हम